हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को रेगुलर कर रहे होंगे। आज न्यू ईयर था तो आप सभी बच्चों को काफ़ी मैसेज आए तो हम उसमें ज़्यादा जवाब नहीं दे पाए। तो आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नव वर्ष आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आए, ऐसी हमारी ईश्वर से कामना है। हम लोग यहाँ पर 8 बजे एक मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन कर रहे थे। उसमें हम लोग एक टॉपिक कर रहे थे जिसका नाम था ट्रायंगल्स, हिंदी में उसको कहते थे त्रिभुज। इस चैप्टर को हम लोग कर रहे थे और इसमें हम आपको 2 वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं और एक वीडियो लेक्चर हमने आपको अलग से प्रोवाइड किया था जिसमें हमने आपको एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम सिद्ध करवाई है जिसका नाम था थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय का कथन क्या था वो सब चीज़ें हम आपको प्रीवियस में डिस्कस कर चुके हैं। तो उन सभी चीज़ों को आप अच्छे से देख लेना क्योंकि इस टॉपिक से 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर से आते हैं। एक थ्योरम और जरूरी थी जो रह गई थी। थेल्स प्रमेय कभी कभार ना पूछ के वो थेल्स प्रमेय का विलोम पूछ लेते हैं जिसे बेटा हम लोग आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। सॉरी, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय तो हम लोग थेल्स प्रमेय को कहते हैं। तो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का जो विलोम होगा उसे ही हम लोग कहेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम। तो आज बेटा हम लोग इसी थ्योरम को सिद्ध करने वाले हैं। कुछ चीजें हमने बोर्ड पर आप देख पा रहे हो कि पहले से ही मेंशन रखी है। मेंशन इसलिए भी कर रखी है कि कहीं ऐसा ना हो वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाए। यहाँ पर अगर चीजें पहले से लिखी होंगी तो लिखने वाला जो समय है वो हमारा बच जाएगा और अगर वो समय बच जाएगा तो सीधी बात है कि वीडियो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले थेल्स प्रमेय का विलोम, आज इस प्रमेय को बहुत अच्छे से सीखेंगे, सिद्ध करना सीखेंगे कैसे इसको सिद्ध करते हैं और अगर बोर्ड एग्जाम में आ रही है तो कैसे इसमें हम पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो वो तरीका हम आपको बताएंगे और इसके साथ साथ कुछ 2-4 क्वेश्चंस ऐसे भी रह गए थे जो इम्पोर्टेंट थे, हम प्रीवियस वीडियो में आपको नहीं बता पाए थे। तो इस थ्योरम को हम लोग प्रूव करने के बाद उन 2-4 क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं उनको और करेंगे। इसके बाद इस टॉपिक को हम लोग फिनिश करेंगे। इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, हिंदी में उसको कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा। तो आज का अपना जो वीडियो लेक्चर है वो आधारित है थेल्स प्रमेय का विलोम। इससे पहले हम लोग थेल्स प्रमेय कर चुके हैं तो हमें ऐसी उम्मीद है कि आप लोग थेल्स प्रमेय को बहुत अच्छे से जानते भी होंगे। अगर आपको थेल्स प्रमेय के बारे में नहीं पता है तो आप वीडियो पर जाओ और उसको एक बार अच्छे से कर लो क्योंकि बेटा अगर वो वीडियो आपको आपने देखा होगा या किया होगा तभी आपको ये चीजें समझ भी आएंगी, ना तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लो क्योंकि अगर वो चीजें आपको आती होंगी तभी आप इसको प्रूव भी कर पाएंगे। तो थेल्स प्रमेय का विलोम या बेटा इसको हम लोग कहते हैं आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम। सबसे पहले ये है कि एग्जाम में ऐसे नहीं आता है, ये नहीं दिया जाएगा हेडिंग में कि थेल्स प्रमेय का विलोम सिद्ध कीजिए या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम सिद्ध कीजिए, ऐसे नहीं आता। ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा जो हमने रेड कलर से लिखा हुआ है। क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यह थेल्स प्रमेय का अगर आप देखो ना बेटा तो ये विलोम ही तो लिखा हुआ है। थेल्स प्रमेय में आप कहते थे कि जब किसी त्रिभुज में कोई एक रेखा किसी त्रिभुज की भुजा के समांतर हो तो ये अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देगी। आज बेटा ये दिया है कि कोई एक रेखा है किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। इस बात को सिद्ध करना है। थेल्स प्रमेय में समांतर होती थी तो हमें सिद्ध करना होता था कि ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में डिवाइड करेगी। आज क्या है, ये तो दिया है कि समान अनुपात में डिवाइड करती है तो ये बता दो कि ये रेखा, जैसे हमने ये रेखा L खींची है तो रेखा L इस BC के क्या होगी, समांतर होगी। ये हमें प्रूव करना। तो देखो भाई हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बनाया हुआ है जिसका नाम है AB और C, ठीक है। कोई रेखा बेटा हमने खींची है जिसका नाम हमने L दिया। ये रेखा L त्रिभुज की भुजा AB को D बिंदु पर तथा त्रिभुज की भुजा AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करके जा रही है, ठीक है भाई।
अभी ऐसा नहीं है कि ये इसके समांतर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, यही बात हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, ये समांतर नहीं दी गई है। हाँ, इतना दिया गया है कि ये इस तरीके से जाती है रेखा कि इसकी जो ये भुजाओं के अनुपात है वो बराबर है। देखो यही दिया गया, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में, ये रेखा जो है इस त्रिभुज की दो भुजाओं को कैसे समान अनुपात में विभाजित करती है, तो ये सिद्ध कर दो कि ये रेखा L जो है वो BC के समांतर होगी। तो देखो बेटा, हमने दिया है, हमें यही बात लिखी है कि त्रिभुज ABC की भुजाओं AB व AC, कौन सी भुजा, AB और AC को एक रेखा L इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है। इस रेखा का नाम हमने ऐसे L दे दिया है। इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AD के बटे DB, AD के बटे DB बराबर है AE के बटे में EC, AE के बटे EC। ये आपको गिवन है इंफॉर्मेशन, चाहो तो आप इसकी जरूरत हम लोग को पड़ेगी, तो हमने बोल दिया इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सुनो, सिद्ध हम लोग को क्या करना है कि ये जो रेखा L गई हुई है, ये वाली रेखा L, ये समांतर होगी किसके, BC के। इस BC के ये क्या होगी, समांतर। आप चाहे इसको रेखा L कह दो, चाहे इसको D रेखा कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हमने आगे बढ़ा के एक नाम अपनी तरफ से दे दिया L, चाहे आप बोल दो D BC के समांतर होगी, ये हमें प्रूव करना। बाकी हमने आगे बढ़ा के लिखा है, तो आप हमने इसमें लिखा है कि हमें सिद्ध क्या करना है कि L जो है वो BC के क्या होगी, समांतर। बेटा ऐसा करने के लिए आपको एक छोटी सी रचना करनी पड़ेगी, जैसे हम लोग थेल्स प्रमेय में रचना करते थे, वैसे ही एक छोटी सी रचना करनी पड़ेगी। उसमें ये है कि अभी हमें ये तो नहीं पता है, हमें ये सिद्ध करना है कि ये समांतर है इसके। तो हमने कहा अभी हमें नहीं पता है, तो हम लोग ऐसे मान ले रहे हैं कि यदि रेखा L BC के समांतर नहीं है, यदि ये रेखा हमने मान ली L जो है ना वो BC के समांतर नहीं है, तो हम लोग एक ऐसी रचना करेंगे कि ऐसी रेखा जो इस BC के समांतर, ठीक है। तो हमने मान लिया कि यदि रेखा L BC के समांतर नहीं है, तो एक रेखा L डैश, तो एक रेखा L डैश इस प्रकार खींची जो AB को वही D बिंदु पर तथा AC को E डैश पर प्रतिच्छेद करे। AC को कहां पर, E डैश पर। हमने कहा बेटा अगर ये समांतर नहीं है तो हम अपनी तरफ से एक रचना किए ले रहे हैं, और इस तरीके से रचना किए ले रहे हैं कि एक रेखा हम इस तरीके से खींच रहे हैं कि ये AB भुजा को तो इसी D बिंदु पर, D बिंदु से ही होके जाए, लेकिन ये जो AC भुजा है इसको हमने ऐसे मान लिया कि ये E डैश बिंदु से होकर गई, और मान लो ये रेखा जो है ना बेटा वो L डैश है, इस तरीके से हमने मान लिया। ठीक है, चित्र हमने क्लियर बनाया, समझ गए ना आप बात। हमने क्या कहा, हमने कहा यदि ये L रेखा BC के समांतर नहीं है, तो हम इस बिंदु D से एक ऐसी रेखा L डैश खींच ले रहे हैं जो ये रेखा L डैश जो है वो BC के समांतर होगी। ये हमने रचना में बोला है कि L डैश रेखा BC के क्या है, समांतर है। ठीक है, ऐसी रचना करी। अब ये जो L डैश रेखा है वो भुजा AB के बिंदु D से तथा AC के बिंदु E डैश से होकर जाती है, ये भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। L डैश इस प्रकार खींची कि जो AB के बिंदु कहां पर, D से, तथा AC को बिंदु E डैश पर प्रतिच्छेद करती है। देखो AC को, ये AC भुजा है, इसको कहां पर, E डैश पर प्रतिच्छेद करती है, ऐसा हमने मान लिया। ठीक भाई, अब सुनो, अब देखो करते हैं इसको सिद्ध हम लोग, है ना। तो सिद्ध में देखो हमने ये मान रखा है कि ये जो L डैश है वो क्या है, BC के समांतर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यदि L डैश समांतर है BC, यदि L डैश क्या है, यदि ये L डैश किसके, BC के समांतर है। तो बेटा हम लोग ने एक बात पढ़ी थी जिसका नाम था थेल्स प्रमेय, अगर आपको याद हो, यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर होती है तो वो त्रिभुज की भुजाओं को समान अनुपात में डिवाइड कर देती है। ये बात हम लोग ने बताओ पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, तो आप कह रहे हो हाँ पढ़ा था हम लोग ने थेल्स प्रमेय में। तो यदि L डैश BC के समांतर है, यदि ये BC के समांतर है, तो बताओ ये बटे ये बराबर होना चाहिए AE डैश बटे में E डैश C बराबर होना चाहिए। यदि L डैश BC के समांतर है, इसलिए क्या हो जाएगा भाई, इसलिए हो जाएगा AD के डिवाइड में DB वो बराबर होना चाहिए AE डैश अपॉन में E डैश C। ठीक है, इसको बोल दिया इक्वेशन सेकंड। भाई हमने ये बात कैसे बोल दी, तो हम लोग ने पढ़ा है ना थेल्स प्रमेय को, लिख देना थेल्स प्रमेय के अनुसार। ये बात हम कहाँ से बोल रहे हैं, थेल्स प्रमेय के अनुसार। समझ पा रहे हो भाई इस बात को। अब देखो, अब आप थोड़ा समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो। तो समीकरण 1 में ये AD के बटा DB है और ये भी AD के बटा DB।
इसका बहुत सीधा मतलब ये है कि समीकरण 1 और 2 से हम लोग ये देख पा रहे हैं कि समीकरण 1 और 2 की लेफ्ट साइड बराबर है। तो बेटा अगर किसी समीकरण की लेफ्ट साइड बराबर होती है तो उनकी राइट साइड भी क्या होती है, बराबर। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख देना कि समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 व 2 से हो जाएगा बेटा ए ई के बटे में ई सी, वो हमेशा बराबर होगा ए ई डैश के बटे में ई डैश सी के। ठीक भाई, ये चीजें क्या होंगी, हमेशा बराबर, क्योंकि लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी क्या होंगी, बराबर। ठीक है, अब सुनो, अगर ये हमने बराबर दिखा दी है तब एक छोटा सा काम और करना। आप बेटा यहाँ पे आपको दिख रहा है, चलो हम यहाँ आगे समझाने की कोशिश करते हैं आपको। देखो हमने क्या किया भाई कि ये जो हमने बनाया ना, इसमें हमने दोनों तरफ एक एक जोड़ दिया। इसको आप इक्वेशन कोई दे दो, मान लो हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया, तो ऐसे लिख देना कि समीकरण, यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे आप ऐसे लिख देना कि समीकरण 3 के दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, क्यों जोड़ रहे हैं एक, अभी आप समझ जाएंगे। देखो क्या लिखा है, ए ई के बटा पे ई सी, वो बराबर हम लोग ने निकाला था ए ई डैश अपॉन पे ई डैश सी, ये निकाला था इक्वेशन नंबर 3। ये था, हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों पे एक जोड़ रहे हैं। दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं भाई, एक। देखो क्या बन जाएगा, ए ई बटे पे ई सी प्लस 1 बराबर ए ई डैश बटे पे ई डैश सी प्लस 1, डिवाइड में 1 करके आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो क्या बन जाएगा, ए ई प्लस ई सी अपॉन में ई सी बराबर ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन पे ई डैश सी, ऐसा हो जाएगा भाई। देखो इतनी बात क्या आप सब चीजें समझ पा रहे हो? कोई डाउट हो भाई जरूर से कमेंट बॉक्स में हमें बताना कि कोई डाउट है, हम समझ नहीं पाए बातों को, तो हम हो सकता है इसको और बेटर तरीके से बताने की कोशिश करें। वैसे बेटा भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि एक बार में आप चीजों को समझ जाओ। फिर भी अगर कोई डाउट रह जा रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताना, या हो सकता है कि जब हम चीजें समझा रहे थे तब आपने केयरफुल होकर ना समझा हो। तो ऑनलाइन एजुकेशन का बस इतना ही फायदा है कि अगर आपने चीजें अच्छे से नहीं देख पाई हैं तो एक बार वीडियो को रिवर्स कर लेना भाई, और उसको एक बार अच्छे से देख लेना। 1 से 2 बार देख लोगे अपने आप, हमें इस बात का पूरा बिलीव है कि अगर आपने 1 से 2 बार इस चीज को देख लिया तो आपका कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत रह जा रही है, मान लो आप नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर हमें जरूर बताना कमेंट बॉक्स से। हम नेक्स्ट वीडियो में जब लेके आएंगे तो अगले वीडियो में सबसे पहले फिर से यही प्रमेय सिद्ध कराएंगे। वैसे यहाँ पर चीजें हम अपने स्तर से बहुत अच्छे से बता रहे हैं, तो आप इनको समझने की कोशिश करो। देखो बेटा अब एक बात बताओ, इस त्रिभुज में अगर हम आपसे ये कहें यार, समझने की कोशिश करना, अगर हम इसमें आपसे ये कहें कि देखो ए से लेके ई तक और ई से लेके सी तक, ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, क्या आप ऐसा कह पा रहे हो कि जुड़ के ए सी बन जाएगा? तो आपने कहा बिल्कुल सही है, ए सी बनेगा। तो हमने कहा लिखो भाई, क्या बन गया, ए सी बटे में ई सी बराबर, ये देखो ए ई डैश यहां तक और ई डैश से सी यहां तक, ए ई डैश और ई डैश से यहां तक सी तक। तो आप इसको भी यही कह रहे हो कि ए ई डैश और प्लस ई डैश सी, ये पूरा मिलके फिर से क्या बन जाएगा, तो आप कह रहे हो ए सी बन जाएगा। ठीक है, अब आप देखो दोनों साइड पे ये ए सी और ए सी जो है ना भाई, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो क्या बनेगा, क्रॉस करोगे मल्टीप्लाई, तो ई सी बराबर ई डैश सी, ई सी बराबर देखो क्या आ जाएगा, हमने एक रिलेशन निकाल लिया कि जो ई सी है वो बराबर है ई डैश सी। इसका बेटा मतलब क्या है, जो ई सी है, ये ई सी जो है और ये ई डैश सी जो है, ये कह रहे दोनों दूरियां जो है ना ये बराबर है। बेटा ये कब संभव हो सकता है, ऐसा कब हो सकता है? तो हमेशा याद रखना, ई सी और ई डैश सी ये दोनों तब बराबर होंगे बेटा जब ये बिंदु इसके पास आ जाए या ये बिंदु इसके पास आ जाए। समझ रहे हो आप इस बात को? हमने कहा ये दोनों बिंदु जो है ना ये संपाती होने चाहिए, मतलब ये अलग अलग बिंदु नहीं होने चाहिए भाई, ये दोनों एक जगह पर होने चाहिए। तो यहाँ पे आप एक तर्क लिखेंगे कि यह तभी संभव है जब, यहाँ पे दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, यह तभी संभव है जब ई डैश व ई संपाती हो। क्या हो? संपाती हो।
और बेटा अगर ये दोनों बिंदु संपाती हो गए, एक ही जगह पर हो गए, तो आप ये भी कह पा रहे हो कि इसका मतलब रेखा एल और एल डैश भी क्या होंगी, संपाती होंगी। समझ रहे हो भाई, अगर ये दोनों बिंदु एक जगह पर होगा तो ये भी तो एक जगह पर हो जाएंगे। समझ रहे हो, इस बात को देखो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर इस ब्रैकेट पे। इसके बाद हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि अर्थात रेखा एल व एल डैश भी कैसी होंगी, संपाती होंगी, संपाती होगी। ठीक है। और बेटा एक बात बताओ, अगर ये दोनों रेखाएं संपाती हो गई तो अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि हम लोग को देखो प्रूफ क्या करना है कि रेखा एल बीसी के समांतर है। अभी आप ये कह रहे हो तो रेखा एल डैश बीसी के तो समांतर है ही, अब आपने ये भी बोल दिया कि एल डैश जो है वो एल के क्या होगी, संपाती। इसका मतलब ये सेम रास्ते से जाएगी, अगर सेम रास्ते से जाएगी तो ये बात तो बिल्कुल सिद्ध हो रही है, इसका मतलब ये रेखा एल बीसी के भी समांतर होगी। तो लिख देना, अतः सिद्ध है कि रेखा एल समांतर बीसी होगी, समांतर बीसी होगी, क्योंकि ये सेम पॉइंट पर हैं दोनों। अगर सेम पॉइंट से होकर जा रही तो इसका मतलब अगर ये रेखा संपाती है तो ये भी क्या होगी, संपाती। तो इस तरीके से बेटा हम लोग ये थेल्स प्रमेय का विलोम बहुत आसानी से प्रूव कर लेंगे। आप चाहो तो हम यहाँ से अभी हट जा रहे हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो और इसके बाद आप इसको क्या करना, अच्छे से अपनी कॉपी पर नोट कर लेना और प्रॉपर इसके नोट्स जरूर बना लेना। इसको आप कर लो। फिर इस वीडियो में हम आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे और बता रहे हैं जो प्रीवियस में रह गए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो हम आपको नहीं बता पाए थे, तो इनको आप एक बार अच्छे से कर लो, इस प्रमेय को आप अच्छे से सिद्ध कर लो। इसके बाद हम एक दो क्वेश्चन आपको और बताते हैं, फिर इस टॉपिक को हम लोग फिनिश करेंगे। ठीक भाई, नोट कर लो इसको। देखो बेटा, आगे हमने दो क्वेश्चन आपके सामने मेंशन किए हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम 2023-24 पे पहला ये वाला क्वेश्चन, और फिर ये वाला क्वेश्चन आपका 2022 और 25 पे पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन बेटा वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसने इससे प्रीवियस के दो वीडियो देखे हैं और जिसको थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम की जानकारी है, वही कर पाएगा इन क्वेश्चनों को। और जिनको ये पता होगा कि समरूप त्रिभुज, जैसे कोई दो त्रिभुज दिए जाए तो उनको हम लोग समरूप किस तरीके से प्रूव करते हैं, समरूप प्रूव करने का तरीका आना चाहिए। तो अगर आपको ये चीजें पता है, वैसे हमने ये सभी चीजें प्रीवियस के दो वीडियो में बहुत अच्छे से बताई हुई हैं, अगर आपने बेटा नहीं देखा है तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियो को जरूर से देख लो, तभी आपको ये बातें अच्छी समझ में आने वाली हैं। देखो लिखा था चित्र में, यदि एल एम, इस वाले चित्र की बात है, यदि एल एम सी बी के क्या है, समांतर, सी बी आपको ये भुजा दिख रही होगी और एल एन आपको ये भुजा दिख रही होगी, ये सी डी के समांतर है। तो सिद्ध करना है कि ए एम के बटे ए बी, देखो ए एम के बटे पे ए बी चाहिए आज हम लोग को। देखो ये एल एन जो है ना वो इसके समांतर है। बेटा हमने आपको बताया था कि अगर कोई एक भुजा दूसरी भुजा के क्या हो, समांतर हो, अगर ये जैसे एल एन जो है ना, अगर ये बी सी समांतर है, तो अगर आप इसको थेल्स प्रमेय से सोचो तो बेटा आप ऐसे कह सकते हो कि ए एम के बटे एम बी बराबर ए एल के बटे एल सी होगा, ऐसा होगा। बट हमें आज एम बी नहीं चाहिए, हमें एम बी नहीं चाहिए। आप देख पा रहे ए एम के बटे में हमें एम बी ना होके हमें ए बी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग वो तरीका अप्लाई करेंगे कि जब कोई रेखा किसी भुजा के समांतर होती बेटा, तो उस कंडीशन में बनने वाले दो त्रिभुज, एक आपको छोटा त्रिभुज दिख रहा होगा और एक आपको बड़ा त्रिभुज दिख रहा होगा, तो वो दोनों कैसे होते हैं, समरूप। और बेटा अगर वो समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात कैसे होते थे, बराबर। ये बात आपने पढ़ी थी इसके प्रीवियस के दो वीडियो में, हमने आपको बताया था, दूसरे नंबर का वीडियो था, उसमें हमने आपको ये चीज प्रूफ भी करवाई है। जब हम एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहे थे तब आपको याद हो हमने ये चीज करवाई थी। ठीक है, तो देखो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखा है एल एम समांतर सी बी, है ना, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बात हमें गिवन है। इसी गिवन इंफॉर्मेशन से हम लोग क्या करेंगे, अगर ये इसके क्या है, समांतर है, तो हम यहाँ पर वही छोटा त्रिभुज और बड़ा वाला जो त्रिभुज है उसको हम लोग क्या मान लेंगे कि ये दोनों समरूप है। कैसे प्रूफ किया जाता है वो भी हमने आपको बताया था। तो आप यहाँ से ये अनुपात लिखेंगे, ए एम के बटे में आप एम बी ना लिख के ए बी लिखिए, ए बी वो हमेशा बराबर होगा ए एल के बटे पे आप एल सी ना लिखना, तब तो थेल्स प्रमेय लग जाएगा, आप इसका विलोम सोचो। तो ए एल के बटे पे ए सी, बटे पे क्या हो जाएगा, ए सी। ठीक है, इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
ये किस त्रिभुज की बात चल रही थी? त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, यहाँ पे हम मेंशन कर दे, ये बात किस पे थी? त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ये दिया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग हमने कहा कि अगर ये इसके समांतर है तो ये छोटा वाला त्रिभुज मतलब ए एम एल और बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी वो समरूप होंगे, और अगर समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, हमने कहा ए एम एल ये त्रिभुज और ए बी सी ये वाला त्रिभुज दोनों क्या होंगे? समरूप। तो इनकी संगत भुजाओं के जो अनुपात होंगे वो हमेशा बराबर होंगे, वही हमने यहाँ पर किया है। उसी प्रकार से आप आ जाओ त्रिभुज ए सी डी, ए सी डी में, इसमें देखो ए सी डी में क्या दिया गया है कि एल एन समांतर दिया है सी डी, ये भी दिया है। तो अगर ऐसा है तो हम फिर से वही वाला रूल अप्लाई करेंगे कि ये छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज दोनों क्या होंगे? समरूप। और अगर समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात कैसे होंगे? बराबर। तो लिखोगे ए एन के बटे में ए डी, क्या लिखेंगे भाई? ए एन के बटे में ए डी वो हमेशा बराबर होगा ए एल के बटे पे ए सी, ए एल के बटे पे ए सी। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो तो ए एल के बटे ए सी, यहाँ पे भी ए एल के बटे ए सी लिखा है। तो अगर इन दोनों समीकरणों में, समीकरण 1 और समीकरण 2 में राइट साइड बराबर है, और बेटा अगर राइट साइड बराबर होती है तो फिर लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएंगी? बराबर। तो ऐसे लिख देना समीकरण 1 व 2 से राइट साइड बराबर है इसलिए लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएंगी? बराबर। तो हो जाएगा ए एम के बटा पे ए बी वो हमेशा बराबर होगा बेटा ए एन के बटे पे ए डी। ठीक है, इस तरीके से देखो हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर लिया। ठीक है, देखो यही तो प्रूव करना था, ए एम के बटे में ए बी बराबर ए एन के बटे में ए डी। इस तरीके से हम लोग ने इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से प्रूव कर लिया। 4 नंबर पे बेटा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछा गया था। तो हमें ऐसी उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद देखो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें देखो क्या लिखा है कि चित्र में डीई जो है वो एसी के क्या है? समांतर। देखो डीई कहाँ दिख रहा है? तो आपको ये दिख रहा हो। एसी कहाँ पर है? ये दिख रहा। तो ये दोनों त्रिभुज को हम थोड़ा अलग बनाने की कोशिश करते हैं जिससे आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाओ। जैसे देखो त्रिभुज था ए बी सी, हमने कहा ए बी और सी, इसमें कौन? डीई समांतर दिया, ये डी और ये ई, ये डीई एसी के समांतर है। अब आप यहाँ पर देख पा रहोगे कि ये अगर इसके समांतर है तो यहाँ पर अब देखो प्रमेय लगाने से पहले थोड़ा और ध्यान देना। अगर ये समांतर होंगी तो या तो थेल्स प्रमेय आप अप्लाई करोगे या थेल्स प्रमेय का विलोम अप्लाई करोगे। बस विलोम हमेशा कैसे अप्लाई करोगे? हमेशा याद रखना, छोटा अनुपात और बटे में बड़ा अनुपात। थेल्स प्रमेय कैसे अप्लाई करोगे? छोटा अनुपात बटे में ये अनुपात, मतलब ये अनुपात बटे ये अनुपात बराबर होगा ये अनुपात बटे ये अनुपात। और अगर हमें बड़े अनुपात के लिए सोचना, वो अपने क्वेश्चन में साफ तौर पे मेंशन होगा कि वो छोटे अनुपात पर पूछना चाह रहे हैं या छोटा अनुपात बटे बड़ा अनुपात ये पूछना चाह रहे हैं। देखो क्या है इसमें, अगर ऐसे समझो तो बी एफ के बटे में एफ, इसको छोड़ो भाई, वो तो दूसरे से आएगा क्योंकि ये भी तो दिया उन्होंने। देखो बीई और ईसी, देखो बीई और ईसी, इसका मतलब छोटे छोटे अनुपात दोनों पूछे गए, तो यहाँ पर हम लोग थेल्स प्रमेय अप्लाई कर लेंगे। तो देखो समझो कैसे प्रूव करेंगे। लिखना त्रिभुज ए बी सी में, किसमें? त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या दिया गया? ए बी सी में ये दिया गया है कि जो डीई है वो समांतर है किसके? एसी के, एसी। ये बात हम अपने तरफ से नहीं कह रहे हैं, ये दिया है। तो अगर बेटा दिया है तो आप इस पे वही थेल्स प्रमेय अप्लाई करो कि छोटा अनुपात बटे छोटा अनुपात बराबर होगा ये अनुपात बटे ये अनुपात। लिखो तो क्या हो जाएगा कि बीई है ना, क्या हो जाएगा भाई? हो जाएगा बीई के बटा पे ईसी वो बराबर होगा बीई बटा ईसी बराबर होगा बीडी बटे डीए, बीडी बटे पे डी। ठीक है, ये बराबर होगा, इसको बोलते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अगर आप एग्जामिनर को अपनी बात समझाना चाहो कि ये कहाँ से, तो आप इस बात को लिखोगे थेल्स प्रमेय से। कहाँ से? थेल्स प्रमेय से। इसके बाद देखो अब कौन किसके समांतर दिया गया? तो दिया गया है डी एफ, मतलब ये डी एफ किसके? ए के समांतर है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, इस चित्र को यहाँ से हटा दे रहे क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है। अब देखो इसी से दूसरा सा चित्र हम लोग ले रहे हैं जिसमें ए ई चाहिए लास्ट पे। तो ये ए ई इतना ले लो, ए बी ई त्रिभुज ले लो आप। त्रिभुज कौन सा? ए बी ई।
इसमें देखो कौन किसके समांतर है, तो डी एफ, ये डी एफ, आप ऐसे डी एफ बना लो, ये डी हो गया, ये एफ हो गया, डी एफ ए ई के समांतर है। तो इस पे देखो हमने कौन सा त्रिभुज लिया, तो त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में, बताओ डी एफ जो है वो समांतर है किसके, ए ई के, डी एफ ए ई के समांतर है, इसलिए यहाँ पे भी थेल्स प्रमेय अप्लाई कर दो, तो बी एफ के बटे में एफ ई, बी एफ के बटे पे एफ ई वो बराबर होगा बी डी के बटे में डी ए के, ठीक है। इक्वेशन सेकंड, ये कहाँ से आपने बोला, फिर से यही बात बोल देना, थेल्स प्रमेय से ये बात बोली, हम लोग ने इस बात को प्रूव किया है, ठीक भाई। तो देखो समीकरण 1 और 2 से देखो बी डी बटे डी है, यहाँ पे भी बी डी बटे डी है, तो राइट साइड बराबर है, तो इनकी लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएंगी भाई, बराबर हो जाएंगी। इस बात को यहाँ पर हम आगे लिख दे रहे हैं, उधर जगह नहीं है, ऐसे लिख देना समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा भाई, राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएंगी बेटा, बराबर हो जाएंगी। तो बी एफ के बटे एफ ई बराबर हो जाएगा बी ई के बटे ई सी, इसलिए बी एफ के बटे में एफ ई बराबर हो जाएगा बीई के बटे ई सी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम 2026 में अपने 4 नंबर प्रूव कर सकते हैं। 4 नंबर आप अपने बिल्कुल कंफर्म कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये होगा कि सर जी ये कैसे करो 2026 में आप 4 नंबर कंफर्म कर सकते हो। बेटा इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस ये होगा कि ओनली जैसे हमने ये त्रिभुज एबीसी लिया यार, कुछ नाम अलग हो सकता है, बाकी समरूप त्रिभुज पर आधारित, थेल्स प्रमेय पर आधारित, थेल्स प्रमेय की विलोम पर आधारित जरूर से ही क्वेश्चन पूछे जाते। तो हम आपको यार वो सब क्वेश्चन करा चुके भाई, तो उन क्वेश्चनों को अगर आपने देख लिया तो कंफर्म समझो आप कि आपका ये क्वेश्चन आना ही आना है, समझ रहे हो। तो इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत थोड़ी ना आएगी, अगर आप इनको अच्छे से कर ले रहे हो तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा भाई, ये आप ध्यान रखना। ये तो आप बिल्कुल माइंड सेट अपना क्लियर ही कर लो कि जितनी चीजें आपको बताई जा रही हैं इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित चीजें होंगी, बाहर से कुछ भी नहीं ऐसा पूछा जाएगा कि इतना कठिन हो आप कर ना पाओ। इतना आप हमारे ऊपर बिलीव कर सकते हो भाई, इतना अगर आप बिलीव कर रहे हो ना तो आप जितनी चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं उतनी चीजें आप कर तो लो अच्छे से। एग्जाम दे के आना, हमने आपको इसीलिए नंबर दे रखा अपना, एग्जाम दे के आना और हम यहाँ पर वो सब चीजें आपको मैच भी करवाएंगे कि देखो बेटा ये पढ़ाया था और इस टाइप का या तो यही आया या देखो इस टाइप का ये क्वेश्चन आया, ठीक भाई। तो अच्छे से आप इन चीजों को कर लो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। देखो बेटा एक क्वेश्चन हम आपको और अच्छा सा कराते हैं, इसके बाद इस वीडियो को या इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। जितना आपको इस टॉपिक में करा दिया गया है उतना आप अच्छे से कर लो, बस इतने से ही आपको एग्जाम में चीजें मिल जाएंगी, एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उनको बहुत आसानी से कर भी लेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन है बेटा कि ए बी सी डी एक समलंब है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने आपको एक समलंब का क्वेश्चन कराया हुआ है, अगर आपको वो वीडियो नहीं मिला है या आपने किसी कारणवश नहीं देख पाया है तो आप उसको जरूर से देख लेना। हमने वहां पर यह भी समझाया है कि समलंब क्या होता है, किस तरीके से समलंब को हम लोग प्रूव करते हैं, सब चीजें हमने बहुत अच्छे से बताई हुई है। तो एबीसीडी एक समलंब है जिसमें ए बी डी सी के क्या है, समांतर है। एबीसीडी क्या है, एक समलंब है और जिसमें क्या है, डीसी जो है, ए बी जो है वो डीसी के समांतर है, इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ऐसा हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है एबीसीडी क्या है, एक समलंब है। तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया, एक इस तरीके से समलंब बना लिया, इस तरीके से। क्वेश्चन यही था, बस वहां पर समरूपता की कसौटी से हम लोग को इस क्वेश्चन को सिद्ध करना था और आज हम लोग को ये दिया गया है कि इस क्वेश्चन में ये सिद्ध कर दो। तो इसको देखो हम एक वही थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग भी हम इसको सिद्ध करना आपको समझा दें। जैसे ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो देखो जिसमें ए बी डी सी के क्या है, समांतर, ये दिया गया है और इसके विकर्ण, विकर्ण कौन सा होगा, एक ये विकर्ण हो जाएगा बी डी और एक ये विकर्ण हो जाएगा कौन सा, ए सी, ठीक। कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। पिछली बार हम लोग ने यहाँ पर क्या है, दो समरूप त्रिभुज के आधार पर इसको प्रूव कर दिया था। आज हम इसको आप एक और तरीके से आपको सिद्ध करना बता दे रहे हैं, जिसमें हम लोग वही थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। थेल्स प्रमेय का प्रयोग करने से क्या होगा कि हम एक यहाँ पे छोटी सी रचना और करेंगे, बाकी सब चीजें ये सब आपके दिया है में आ जाएगा, ये सिद्ध करना में आ जाएगा। एक छोटी सी आपको इस क्वेश्चन को थेल्स प्रमेय से सिद्ध करने में रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या बेटा, आप बिंदु ओ से ए बी और डी सी, तो ये पहले से ही समांतर है, बिंदु ओ से
ए बी और डी सी के समांतर एक रेखा खींच लेंगे, इसका कोई भी नाम दे दो। मान लो हमने रेखा एक ओपी खींची, कौन सी, तो आप ये लिखेंगे, रचना में लिखोगे ए बी तथा डी सी के समांतर ओपी रेखा खींची, ओपी रेखा खींची। ये हमने एक छोटी सी रचना की है बेटा, ठीक है। रचना क्यों की है वो अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को थेल्स प्रमेय से प्रूव करने की कोशिश करेंगे, इसलिए यहाँ पर रचना की गई। देखो हमने क्या किया है कि ओपी जो रेखा खींची है वो ए बी और किसके, ए बी और डी सी, ठीक है, इन दोनों के क्या है, समांतर। बेटा अगर ये इसके समांतर है तो आप एक त्रिभुज देख पा रहे होगे, ए बी सी। उपपत्ति पर आ जाते हैं, कैसे प्रूव करेंगे इसको, उस पे आ जाते हैं। तो उपपत्ति में आ जाना, त्रिभुज ए बी सी में, किस पे, ए सी बी या ए बी सी में आप देख पा रहे हो ये और ये क्या है, समांतर। ए बी जो है वो समांतर है किसके, ओपी के। बेटा अगर ए बी ओपी के समांतर है तो आपने कहा था कि अगर ये समांतर है तो इनकी संगत भुजाएं, जो अनुपात होंगे इनके, इन भुजाओं के जो अनुपात होंगे वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये थेल्स प्रमेय में आपने बोली थी ये बात। तो देखो इसमें क्या आप बोलेंगे, ये भाग बटे में ये भाग, तो क्या हो जाएगा भाई, एओ के बटे में ओसी लिखो या सीओ लिख दो, हमने कहा सीओ लिख देते, बराबर होगा बीपी के बटे में। आपने देखो अगर ऊपर से भाग लिया तो इधर पे अनुपात ऊपर से ही लेना, तो क्या हो जाएगा बताइए, बीपी के बटे में पीसी, ठीक। इक्वेशन नंबर आप इसको फर्स्ट डाल दो। कहां से आपने ये चीज बोली है तो कह देना बेटा थेल्स प्रमेय से, समझ रहे हो बात को। इसके बाद देखो आपको एक त्रिभुज आपको फिर से एक नजर आ रहा होगा, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, देखो आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा होगा बी सी और डी, कौन सा, त्रिभुज बी सी डी में। बताओ इसमें कौन किसके समांतर है, इसमें ओपी अब की बार डीसी के समांतर है, तो ओपी जो है वो समांतर है किसके, डीसी। अगर बेटा ये समांतर है तो इसमें क्या होगा कि संगत भुजाओं का, इसमें जो ये अगर ये और ये समांतर है तो इसके द्वारा इन भुजाओं पे जो अनुपात बने हैं वो भी क्या होंगे, बराबर। तो हमने कहा ठीक है यार ले लो यहाँ से, देखो तो हमने कहा ओबी के बटे में ओडी जो है वो बराबर होगा बीपी के बटे में पीसी। क्या बोलोगे भाई, ओबी के बटे में ओडी जो है वो बराबर होगा बीपी के बटे पे पीसी, इसको बोलते इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये बात भी बेटा आपने कहाँ से कही है तो कहना थेल्स प्रमेय से, यही बात हम लोग ने थेल्स प्रमेय में पढ़ी थी, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर दूसरी रेखा खींची जाए तो वो जो रेखा होती है, जो रेखा खींची गई ना, अब वो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है, ये बात हम लोग ने पढ़ी थी थेल्स प्रमेय में। तो हमने कहा आप समीकरण 1 और 2 से देख लो, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से आप देखोगे भाई तो राइट साइड तो बराबर है, तो हमने कहा बेटा अगर राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगी। लिख देना कि एओ के बटे में सीओ बराबर होगा, इसको ओबी ना कह के हम बीओ कहते कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर ओडी ना कह के इसको डीओ कहते तब भी कोई दिक्कत नहीं, ये बराबर होगा। हम लोग को प्रूव करना था एओ के बटे बीओ, तो हमने कहा बेटा बीओ को इधर ले आओ और सीओ का ट्रांसफर इधर भेज दो, है ना। तो हमने कहा एओ के बटे में, यहाँ दिख रहा है आपको, दिख रहा है, एओ के बटे में बीओ बराबर होगा सीओ के बटे पे डीओ। तो इस तरीके से बेटा आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से प्रूव कर लोगे। इस क्वेश्चन को हमने आपको दो तरीके से प्रूव करना समझाया हुआ है। अगर केवल ऐसे आ रहा है, इसमें नहीं दिया गया है कि समरूपता, दो समरूप त्रिभुजों का आधार पर ये बात सिद्ध करूं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको इस तरीके से प्रूव कर लेना है। अगर समरूप त्रिभुज का आधार पर बोल रहा था, आप फिर दोनों त्रिभुजों को समरूप प्रूव करेंगे, इसके बाद आप उस क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे। वो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे, हमने आपको इस वीडियो में कराने की कोशिश करी है। बेटा फिलहाल त्रिभुज चैप्टर में जितनी जानकारी थी हमने आपको देने की कोशिश करी है, और उम्मीद करते हैं आपने इन सब चीजों को बहुत अच्छे से समझा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, और बहुत अच्छे से इनके नोट्स बना के प्रॉपर इनकी आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। अगर ऐसा सब आप कुछ कर रहे हैं तो यकीन मानना बोर्ड एग्जाम में हम लोग के बहुत अच्छे नंबर आएंगे। हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बेटा आपके पीछे हमारी भी कुछ ना कुछ मेहनत है। अगर आप अच्छा करेंगे तो सीधी बात है कहीं ना कहीं हमने मेहनत करी होगी, तभी आप अच्छा कर रहे हो। आपकी तो मेहनत होती है, साथ में पीछे एक अध्यापक की भी मेहनत होती है, और जब बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं तो अध्यापक को ये लगता है कि हाँ, इसका मतलब हमने जो मेहनत करी है वो हमारी मेहनत सफल हुई है। तो इसी चीज को हम भी चाहेंगे बेटा कि जितनी हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, अगर उतनी मेहनत आप अपनी भी पढ़ाई पर कर रहे हैं तो यकीन मानना आपका स्कोर बहुत शानदार होगा।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे जिसमें हम लोग एक नया टॉपिक कर रहे होंगे जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। बहुत अच्छा चैप्टर बेटा, इससे भी 5-6 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं। किस तरीके क्वेश्चन बने हैं अभी तक वो सभी कराने की कोशिश करेंगे विथ कॉन्सेप्ट। तो वीडियो में आप लगातार बने रहें, चैनल को अच्छे से आप सब्सक्राइब एक बार करके रख लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि रोज शाम को 8 बजे आपकी मैथ की क्लास हो रही है जिसमें केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड प्लस कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा आपको फालतू की कोई भी चीज नहीं पढ़ाई जा रही। फिलहाल आप इस वीडियो का एंजॉय करो और इसके साथ साथ नए वर्ष का भी आपने एंजॉय किया होगा। अब एंजॉय किया है आपने, नए वर्ष में कोई ना कोई एक जरूर से अपने आप में संकल्प लो कि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। बोर्ड एग्जाम के लिए आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन करो। और यहाँ से फिर से एक बार आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका नया वर्ष बहुत ही अच्छा रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।